Concept of Physics H.C. Verma Volume 1 Chapter 3 Rest and Motion Kinematics Objective 2 Question number 7 to 8 इस पर हम लोग विचार करेंगे। चूँकि ये मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन है तो हर एक ऑप्शन को देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 के ए का। कह रहा है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू स्पीड। तो जनरली वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको स्पीड कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये वेलोसिटी हुआ, इसका मैग्नीट्यूड हुआ, तो हम लोग इसको स्पीड कह सकते हैं। तो ये सही है। दूसरा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल। अब देखिए, ये बी पर जब विचार करेंगे तो कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल। और अगर स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड की, तो इसको हम लोग लिखते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि किसी टाइम इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा एवरेज स्पीड के उसी टाइम इंटरवल में। तो क्या यह सही है? तो यह सही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ डिस्टेंस है। तो ऐसा हो सकता है कि जो डिस्टेंस होता है तो या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कभी छोटा नहीं होता है। तो इस स्थिति में ये सही नहीं है। अगर मान लीजिए कि 1D मोशन हो तो बी सही हो जाएगा, लेकिन 1D मोशन का तो जिक्र है नहीं, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं तो मान लीजिए कि डिस्टेंस, ठीक है, कभी भी बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो एक स्थिति आ सकती है कि मान लीजिए कि डिस्टेंस बड़ा हो जाए डिस्प्लेसमेंट से, तो जब ये बड़ा हो जाए तो एवरेज स्पीड दोनों का इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए ये नहीं होगा। अब तीसरी है कि इट इज पॉसिबल टू हैव एन सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो बट द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। अब देखिए सी क्या कहा गया। कहा गया कि क्या ऐसी स्थिति संभव है जिसमें स्पीड ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो, मतलब पार्टिकल का जो स्पीड है v है, स्पीड जीरो है, ऑलवेज जीरो है। बट द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो, एवरेज स्पीड नॉट इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब कि ऐसी स्थिति संभव नहीं है, इसलिए
कि ये ऑलवेज जीरो की बात कर रहा है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज जीरो। तो जब ये ऑलवेज जीरो है तो कहने का मतलब कि उसका एवरेज स्पीड जो होगा वो जीरो ही होगा, जीरो के बराबर ही होगा। तो ये कह रहा है कि जो एवरेज स्पीड हो जीरो के बराबर नहीं हो। जब मान लीजिए कि वस्तु एट ए रेस्ट है, कोई डिस्टेंस तय ही नहीं करेगी, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? कुछ इस तरह का ये सिनेरियो है। इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशंस इन विच द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज नेवर जीरो। अब डी वाली जो बात कहा गया, डी वाली, the speed of a particle is never zero. It is possible to have a situation in which the speed of the particle is never zero. v not equal to zero है, स्पीड है, v यहाँ वेलोसिटी नहीं मानना है, स्पीड मानना है, नॉट जीरो, बट द एवरेज स्पीड इन एन इंटरवल इज जीरो। तो किसी एक इंटरवल में मान लीजिए इसकी एवरेज स्पीड जो है v एवरेज, एवरेज स्पीड इन एन इंटरवल इज जीरो, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, इसलिए कि मान लीजिए कि ये वस्तु है, कोई वस्तु है, 10 बजे भी यहीं है, 11 बजे भी यहीं है, तो इसकी स्पीड जो है इट इज पॉसिबल टू हैव सिचुएशन इन हैड द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज नेवर जीरो। तो मान लीजिए कि अगर इसकी एवरेज स्पीड की बात की जाए यहाँ पे उस टाइम इंटरवल में, तो ये तो जीरो है, क्योंकि 10 बजे भी यहीं है, 11 बजे भी यहीं है। लेकिन एक बात है कि क्या इसका स्पीड है, यानी कि, तो कहने का मतलब कि जब ये रेस्ट में है, भी एवरेज जब ये है, तो कहने का मतलब है कि ये भी यहाँ जीरो होगा, क्योंकि वस्तु जो है एट रेस्ट में है, 10 बजे भी यहीं है, 11 बजे भी यहीं है, तो कहने का मतलब कि कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, इसलिए इसका एवरेज स्पीड जो हुआ वो जीरो के बराबर हो गया। अब जब एवरेज स्पीड जीरो के बराबर हो गया तो कहने का मतलब है कि तब उसका वेलोसिटी है ही नहीं, तो ऐसी तो स्थिति संभव नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो चलिए 7 वाले को हम लोगों ने समझ लिया। ए बी सी डी में केवल ए ऑप्शन सही है, बी सी डी सही नहीं है। देखिए यहाँ सी को भी काट दीजिए, सी पर भी विचार, सी भी सही नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे विचार करेंगे। 8 जो है थोड़ा ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि ये क्या कहता है। थोड़ा सा इस फिगर को ऐसे बना लेते हैं। हाँ, देखिए ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है।
इसको ये आपका दिया हुआ है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पे कोई पार्टिकल है वो मूव कर रही है, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है। तो बताना है कि द पार्टिकल हैज ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, क्या इस पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है कांस्टेंट है। द पार्टिकल हैज नेवर टर्न अराउंड, पार्टिकल जहाँ से चली क्या फिर वहाँ वापस नहीं आएगी। और ये है कि द पार्टिकल है जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या जीरो होगा। द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकेंड इज द सेम एज द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 10 to 20 सेकेंड। यानी कि 0 से 10 सेकेंड, 0 से 10 सेकेंड में 0 से 10 सेकेंड, ये सेकंड वाला है, ये वेलोसिटी वाला है। तो 0 से 10 सेकंड में जो इसका एवरेज स्पीड होगा वही स्पीड उतना ही 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच होगा एवरेज स्पीड, ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विचार कर लेते हैं कि पहले तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो कहने का मतलब कि जब भी हम dv/dt लिखते हैं तो ये हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन dv/dt का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप, SLOP, स्लोप हो गया। ये स्लोप m के बराबर होगा, यानी कि मान लीजिए कि ये एंगल को मान लीजिए थीटा, तो ये पूरा 180 डिग्री बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक है। अब ये dv/dt जो होता है वो क्या होता है, ये होता है tan थीटा के बराबर। ठीक है, इसी को हम लोग न स्लोप कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लिखें कि tan पाई माइनस थीटा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। ठीक है। अब इस त्रिभुज में अगर विचार करें, ये देखिए ये त्रिभुज है, इसमें अगर हम tan थीटा लिखें तो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो यहाँ से यहाँ क्या है, ये 10 है, ये भी 10 है, तो 10/10। लेकिन हमें मान क्या निकालना है, माइनस tan थीटा का निकालना है, तो माइनस इधर भी लगा दिया, माइनस इधर भी लगा दिया, तो ये क्या हो गया, -1। यही आपका एक्सीलरेशन हुआ -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सीलरेशन हो गया। एक्सीलरेशन का तो पता हम लोग लगा चुके हैं कि एक्सीलरेशन जो है वो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, इतना ही रहेगा बराबर
तो ये द पार्टिकल हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये सही है। पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस में होगा, यानी कि रिटार्डेशन होगा। ठीक है, अब एक चीज और समझ लेते हैं कि ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह का है। मान लीजिए यहाँ से बना देता हूँ कि ये कोई बॉल है, इस बॉल को ऊपर फेंका गया यहाँ तक, और यहाँ के बाद फिर ये बॉल वापस आ गया, तो इसकी जो स्पीड रही वो 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, और ऊंचाई पर जाते 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 यहाँ भी जो हुआ टॉप पॉइंट पे 0 हो गया, क्योंकि जी जो लग रहा है वो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है जी। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, घुच हो गया। मैंने एक सिनेरियो दिया, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन मान लीजिए कि ये जो जी लग रहा है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की ओर लग रहा है, तो ये बॉल ऊपर गया और जी नीचे लग रहा है जाते जाते एट द टॉप पॉइंट। ये क्या है? एट द टॉप पॉइंट, एट द टॉप पॉइंट, एट द टॉप पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। फिर जी नीचे लग रहा है तो उसे लाया, जहां से बॉल फेंका गया था वहां बॉल आया, जहां से बॉल फेंका गया था वहां बॉल आया। तो ये वाली स्थिति यही है कि मान लीजिए कि ये है इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया, तो बॉल ये बता रहा है टॉप, एट द टॉप पॉइंट, एट द टॉप पॉइंट, और ये बता रहा है अपवार्ड मोशन, अपवार्ड मोशन। यहाँ टॉप पॉइंट पे आ गया, इसके बाद अब ये डाउन जा रहा है, तो ये वाला जो हुआ ये डाउनवार्ड मोशन हो गया, डाउनवार्ड मोशन वाला ये है। ठीक है, अब यहाँ जो आया तो यहाँ आया का मतलब बॉल यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया का मतलब कि यहाँ जो हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया मतलब जहां बॉल था वहां आ गया, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यही इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद बॉल और नीचे जा रहा है, देखिए नीचे जा रहा है, यानी कि बॉल की जो स्थिति है, बॉल कुछ इस तरह से जा रहा है, तो बॉल ने कुछ डिस्प्लेसमेंट तय किया, बॉल ने कुछ डिस्प्लेसमेंट तय किया, जिसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हुआ, क्योंकि यहाँ के बाद डाउनवर्ड मोशन हो जा रहा है, ये तो अपवर्ड मोशन है ना, यहाँ के बाद ये डाउनवर्ड मोशन हो जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ इसका निगेटिव, चूंकि यहाँ से गया 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 यहाँ गया, अब फिर यहाँ से यहाँ आया, तो जहाँ इनिशियल पॉइंट वहाँ फाइनल पॉइंट, तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इसके बाद जो बचा वही ना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से गया और यहीं आ गया, तो यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट शून्य हो गया, जो मैं बताया हूँ कि यहाँ तक जो हुआ डिस्प्लेसमेंट शून्य हो गया। ये टॉप पॉइंट है जो कि ये है। ठीक है, अब चलिए आगे विचार कर रहे हैं कि दी पार्टिकल, ये तो कांस्टेंट वाला ठीक हो गया, दी पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड, तो ये तो गलत है ना, पार्टिकल जहां से फेंका गया था वहां पार्टिकल आया, तो नेवर टर्न अराउंड वाली बात गलत है। अब सी, दी पार्टिकल है 0 डिस्प्लेसमेंट, ये भी गलत है, यहाँ तक तो 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके बाद फिर जो नीचे गया, ये नीचे ग्राफ बता रहा है
तो ये यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ ना जी। मान लीजिए स्लोप है तो एक्सीलरेशन रिटार्डेशन का ये बता रहा है, लेकिन और नीचे गया, ये और नीचे गया तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो नहीं हो सकता है, तो ये भी वाली बात गलत है कि द पार्टिकल है जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब बात आ रहा है कि द एवरेज स्पीड इन द पार्टिकल 0 to 10 सेकेंड इज द सेम एज द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 10 to 20 सेकेंड। चलिए अब ये वाली बात है कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ जाने में इसको 10 सेकेंड लगा, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ इसको, ये वाली यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना लगा समय, यहाँ खींच लीजिए, ये समय लगा 10 सेकेंड, और फिर ऊपर से नीचे आने में भी कितना समय लगा 10 सेकेंड, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ गया फिर ऊपर से यहाँ आया 10 सेकेंड। तो अब कहने का मतलब है कि 0 से 10 सेकेंड यहाँ इनिशियल था, तो 0 से 10 सेकेंड यहाँ तक, 0 से 10 सेकेंड यहाँ हुआ तो एट द टॉप पॉइंट है, 0 से 10 सेकेंड एट द टॉप पॉइंट। तो टॉप पॉइंट पे जो एवरेज स्पीड हुई, मतलब इस इंटरवल में 0 to 10 सेकेंड में जो एवरेज स्पीड हुई, ये इज द सेम एज द एवरेज स्पीड इन इंटरवल 10 to 20 सेकेंड। अब ये मान लीजिए कि ये तो हमने टोटल टाइम न यहाँ से आने का निकाला, अब ये 10 से क्या कर रहा है 20 सेकेंड। तो देखिए 0 से 10 सेकेंड वाली ये हुई और 10 से 20 सेकेंड वाली ये हुई स्थिति। आप जैसा देख रहे हैं 0 से 10 सेकेंड तो एट द टॉप पॉइंट, और 10 से 20 सेकेंड तो जहाँ ये वस्तु था, ये जहाँ वस्तु था वहाँ आ गया। तो इस स्थिति में अब ये देखना है कि दोनों की एवरेज स्पीड जो है वो सेम है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब एक फ्रेश मैं बना दे रहा हूँ यहाँ, जैसे समझने के लिए, यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है कि बॉल की आपकी स्थिति ये है, ये गया फिर ये आया, इतना ही समझिए, क्योंकि यहाँ से भी इतना ही का हम लोग का मतलब है। तो मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट S1 हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट S2 हुआ, ठीक है। और एक्सीलरेशन का तो मान हमें मालूम है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि यहाँ जो शुरू में फेंका गया यू वाला जो फेंका गया स्पीड वो क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकंड है, ये टॉप पॉइंट है तो v बराबर 0 हो गया। और फिर यहाँ से आया, तो यहाँ से आया तो इधर जो आपका a लग रहा है वो भी क्या लग रहा है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, और यहाँ भी नीचे लग रहा है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ठीक है, इसकी गणना कर लेते हैं। हम एक फार्मूला जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है फेंकते वक्त 10 मीटर, अब फाइनल 0 है, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल 10 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान -1 है, एस की जगह S1 डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो S1। अब ये -100 इधर आया तो ये -2s1, दिस इम्प्लाइज S1 इक्वल टू 50 मीटर। S1 का निकाल लिए 50 मीटर, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। अब फिर तो इसका मान निकल गया कि ये जो हुआ आपका, ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो 50 मीटर हुआ। अब फिर अब यहाँ से वस्तु यहाँ आई, उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, तो उसके लिए भी यही फार्मूला लगाइए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर जोड़ 2s। तो यहाँ लास्ट वाली जो स्थिति है तो यहाँ -10 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गया है। देखिए यहाँ की जो स्पीड है, ये स्पीड -10 मीटर पर सेकंड हो गया है, जहाँ वस्तु थी वहीं आ गई। तो ये तो आपका फाइनल स्पीड हुआ ना, तो फाइनल स्पीड की जगह अबरी बार -10 रखा जाएगा।
इनिशियल स्पीड, तो अब इसके लिए इनिशियल स्पीड यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं तो u बराबर 0 पुट करना होगा। अब +2a तो वहीं रहेगा और s के जगह डिस्प्लेसमेंट s2 ज्ञात कर रहे हैं। तो आगे ये हो जाएगा 100 इक्वल टू -2 s2 इक्वल टू 100/-2 इक्वल टू -50। ठीक है, -50 मीटर। तो ये बता रहा है, जैसे हम लोगों ने निकाला, ये S1 निकाला तो मान लीजिए कि S1 डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर हुआ, S2 डिस्प्लेसमेंट -50 मीटर हो गया। तो ये निगेटिव है, ये क्या है, ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है S2, और S1 क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, निगेटिव PLA, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां वो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये तो जैसे एक्सीलरेशन वाला ढाल है, ग्रेडियंट है, लेकिन ये जो हुआ वो क्या हुआ, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वस्तु जब ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे आ रही है तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए, मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस नहीं, केवल पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि ये मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो दोनों क्या है, 50 मीटर है, दोनों मैग्नीट्यूड 50। अब चलिए द एवरेज स्पीड, अब टाइम जो लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा वही टाइम वहाँ से यहाँ आने में लगेगा। यहाँ से बस ये गेंद को जो यहाँ जाने में टाइम लगेगा वही टाइम वहाँ से यहाँ आने में लगेगा। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक ही है। ठीक है, तो इसको डिस्टेंस कह लीजिए, तो ये एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का एक ही हो जाएगी। मतलब यहाँ से इस इंटरवल में जाने में, मतलब 0 से 10 सेकंड में जाने में जो लगी, 10 से 20 सेकंड में जो टाइम लगा, 0 से 10 सेकंड में 10 सेकंड टाइम लगा, और 10 सेकंड से 20 सेकंड जाने में 10 सेकंड टाइम लगा। तो अब कहने का मतलब कि जब एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा दोनों का 50/10, 5 मीटर पर सेकंड। तो दोनों स्थिति में एवरेज स्पीड बराबर है, द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकंड इज द सेम एज द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 10 to 20 सेकंड। तो ये डी वाला ऑप्शन भी सही है। तो आशा करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए कि जब भी हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो दोनों ने तो डिस्टेंस सेम ही तय किया है, ऊपर जाने में जितना डिस्टेंस तय किया तो फिर नीचे आने में उतना ही किया। अब तब टाइम भी नीचे से ऊपर जाने में जितना लगा, ऊपर से नीचे आने में उतना ही टाइम लगा। तो दोनों का तो एवरेज स्पीड बराबर ही हो जाएगा, जैसा कि मैंने निकाला। अब यहाँ बात है कि ये तो वस्तु यहाँ तक आ गई, मतलब जहाँ थी वस्तु वहाँ आ गई। अब इसके बाद इसका निगेटिव डिस्प्लेसमेंट और नीचे हो रहा है। देखिए, चूंकि एक्सीलरेशन जो है और नीचे की ओर जा रहा है, वस्तु यहाँ रुकी नहीं है, उसके बाद और नीचे जा रही है। ये यहाँ से और नीचे जा रही है। तो इस तरह से ये समाप्त हुआ। हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।